हेलो एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उसकी स्टोरी बहुत बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ही पसंद आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है हमारे इमॉर्टल हीरो यांग की, जो कि अपनी इटर्नल लाइफ से बहुत ही तंग आ चुका था। अपनी एग्जिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए जी क्लैन कम्युनिटी अपने हार्ट से एक नेक्रोस फ्लावर उगाती है। अगर उसकी पत्तियां ब्लूम करने लगें तो समझो उसकी एंडिंग का वक्त आ गया। अगर ड्रामे की फीमेल लीडशिंग की बात करें तो वो एक फ्लोरिस्ट है। ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जिनकी लाइफ शॉर्ट है। एक कर्ज की वजह से यंग एज में ही इनकी डेथ हो जाती और इसकी कम्युनिटी का नाम है मेडन जैन। अब ये हमारे हीरो से बिल्कुल ऑपोजिट लॉन्ग लाइफ जीना चाहती है। अभी 3 मंथ के अंदर ये मरने वाली थी और बस इसके कर्ज को सिर्फ जी क्लैन का मेंबर ही तोड़ सकता है। अगर वो इससे ट्रू लव करने लगे एंड देन शादी भी कर ले तो चांस है कि ये लंबा अरसा जी पाएगी। बस जी क्लैन मीन के इमॉर्टल पर्सन की तलाश में घूमते घूमते फाइनली हमारे हीरो के एरिया में आ ही चुकी थी। इधर ही बैठी बहुत ज़्यादा वाइन भी पी रही होती है क्योंकि इसके पास अब जीने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं बचा था और जल्द अज जल्दी इसे अपने लाइफ पार्टनर को ही ढूंढना था। अचानक इसके हाथ पे चोट लग जाती है। अब जैसे इसके हाथ पे चोट लगी थी तभी ना सिर्फ जैंग का फ्लावर ब्लूम करने लगा था, उसके हार्ट में भी पेन होने लगती है। मीन के शिंग के ब्लड ने जैंग को अट्रैक्ट कर लिया था। वो अब भागा भागा जैसे ही शिंग के पास आता है तो ये उसे देख के एकदम सरप्राइज के आप कौन है। जैंग का तो खुद ब खुद ही मुंह इसकी नेक की तरफ ही हो गया था। इससे पहले कि शिंग को बाइट करता ये फौरन से उसे उससे दूर कर देती है। अब उसने इसकी नेक पे ही चोट लगा दी थी बट जैसे ही नोट करती है कि ये क्या, इसे तो कोई भी जख्म नहीं आया है क्योंकि वो तो फौरन से ही लोग गया था, ये ह्यूमन तो है नहीं। अचानक इसकी तबीयत भी ख़राब होने लगी थी। वो सीधा अब इसे अपने घर पे ही लेके आ चुका था। अब उससे पूछ भी रहा होता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। वो कह देती है कि बिल्कुल भी नहीं, और ये बात मैं जान गई हूँ कि आप जी क्लैन कम्युनिटी से ही हो ना, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब कैसे इसे ढूंढते ढूंढते ये यहाँ पे आई थी, इसने कितनी सारी मुश्किलात को फेस किया था, उस सभी के बारे में इसे बता रही होती है और खुद से शादी करने को भी बोलने लगी थी कि सिर्फ और सिर्फ आप ही मुझे मरने से बचा सकते हैं। उसे तो इन सारी बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई मरे या जिए क्योंकि उसने अपनी लाइफ में काफ़ी सारी डेथ देख ली हुई थी। अभी बेचारी इतनी सारी मिन्नतें कर रही होती है, ये नहीं मानने वाला होता कि मैं ना तो तुम्हें जानता हूँ और ना ही कोई तुमसे कनेक्शन रखना चाहता हूँ। ये भी बड़ी बात है कि मैंने आज के दिन ही तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारी जान नहीं ली है, जल्दी से यहाँ से दफ़ा हो जाओ, और उसे अपने ही मेंशन से बाहर निकाल देता है। ये बेचारी काफ़ी ज़्यादा ही दुखी हो गई थी। इसके हाथ पे भी चोट लग गई होती है। अब जैसे ही ब्लड निकलता है तो फिर से जो कि जैंग ने अपना फ्लावर उगाया था उसमें से उसकी पत्तियां ब्लूम करने लगी थी। जैंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि आज मेरे साथ हो क्या रहा है। फ़ौरन से आके अपनी सारी सिचुएशन के बारे में मास्टर को बताता है। वो तो आगे से यही कह रहे होते हैं कि तुम मानो या ना मानो, ये जो मेडन जैन कम्युनिटी की लड़की है ना, इसकी डेस्टिनी तुमसे जुड़ी है। उसका ब्लड ही तुम्हारा जो फ्लावर है उसे ग्रो कर सकता है, उसकी पत्तियां भी ब्लूम करने लगेंगी और जो तुम्हारा मिशन है उसमें तुम एकदम सक्सेसफुल हो जाओगे। और बाकी कुछ थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी कि आखिर को उसका कनेक्शन तुमसे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों बन गया। ये जैसे ही अपनी शॉप पे वापस आई थी तो यहाँ पे मैंग फैमिली के ही कुछ भेजे हुए बंदे आए हुए थे। सारा ही इसकी सारी शॉप को ही ख़राब करके रख देते हैं। उन्हें कोई वांटिंग लोटस फ्लावर चाहिए था जो कि इसी के पास ही होता है क्योंकि ये फ्लोरिस्ट है और बहुत सारे फ्लावर्स उगाती है। ये कह रही होती है कि प्लीज़ थोड़ी देर आप वेट कर लो, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगी, बट वो मना कर रहे होते हैं कि हमें अभी के अभी ही चाहिए। इस बेचारी को तो काफ़ी ज़्यादा चोट भी आ गई होती है, बहुत ज़्यादा बुली जो कर रहे होते हैं। अब इसे मुसीबत में देख के तो ऑटोमेटिकली हमारा हीरो इसकी मदद करने के लिए आ ही जाता है क्योंकि इसका ब्लड ही था जो कि जैंग को शिंग की तरफ अट्रैक्ट करता है। अब उसने आके इन सारे लोगों को अच्छे से सबक सिखा दिया था। हमारे हीरो के पास तो थोड़ी बहुत सुपर पावर्स भी होती हैं। शिंग तो जैन को यहाँ पे देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी कि जो मैंने आपसे डील की बात की थी, क्या आप उसे एक्सेप्ट करने वाले हैं, क्या मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं। वो तो साफ मना कर रहा होता है कि नहीं, मैं जस्ट एक बात कंफर्म करने के लिए आया था।
यहाँ पे जो कि अपना फ्लावर है उसे ही इसके सामने शो करवाता है और इसके हाथ से खून निकालने के बाद ही अपने इस फ्लावर को देने लगा था और वाकई में वो तो ब्लूम करने लग जाता है। ये तो अब फौरन से ही अपना हाथ पीछे कर लेती है कि जैसे कि आपको मेरी ज़रूरत है वैसे मुझे भी तो आपकी है, सो क्यों ना हम एक और डील कर ले कि आप मेरे काम आ जाना और मैं आपके इस फ्लावर को ब्लूम करूँगी, बस मेरा पार्टनर बन जाए। यहाँ पे वो इसे बैक हक कर लेता है कि ऐसी भी कोई बात नहीं है जैसा कि तुम समझ रही हो। अभी भी वो तो इसकी सारी कंडीशंस को मानने से इनकार कर रहा होता है। दूसरी तरफ ही हमें इस ड्रामे के विलन शीची को दिखाया जाता है जो कि मैंग फैमिली से बिलोंग करता है और इसकी शहर में सबसे बड़ी क्लिनिक है। इसका भी एक बहुत ही भयानक पास्ट है। ये अपनी गर्लफ्रेंड लिंग से काफ़ी ज़्यादा लव करता था, दोनों शादी भी करने वाले थे, बट एक इंसिडेंट की वजह से इसकी गर्लफ्रेंड कोमा में चली गई। अब सारे तो यही कह रहे होते हैं कि ये मर गई है, बट ना, इसने तो इसकी बॉडी को अभी तक संभाल के रखा हुआ था। ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता रहता है। अभी भी इसकी कोशिशें जारी थी कि एक ना एक दिन ज़रूर मैं अपनी इस गर्लफ्रेंड को होश में ला के रहूँगा। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। यांग ने कहीं ना कहीं शिंग की डील पे गौर तो कर लिया था, उसे उसी जगह पे लेके आ जाता है जहाँ पे कि इसने नेक्ट्रोस उगाया हुआ था। इधर ये बेचारी है, अब उसे अपने सारे दुख वगैरह शेयर कर रही होती है कि मैंने अपनी लाइफ में आज तक वैसे स्नोफॉल नहीं देखी है, वैसे भी 3 महीने के अंदर अंदर मैं मरने वाली हूँ। मेरी तो यही विश होगी कि काश मैं एक दफ़ा स्नोफॉल देख पाती। अब यांग के लिए तो स्नोफॉल करना कोई मुश्किल बात नहीं थी, बस एक चुटकी बजाते ही उसका काम हो जाता है। और ये सब कुछ देख के इवन कि इसकी अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी विश पूरी हो गई थी। शिंग की थी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और उसे यूँ इंजॉय करते हुए देख के आज फर्स्ट टाइम ही यांग के फेस पे स्माइल आ जाती है। इतना अरसा हो गया था वो कभी भी मुस्कुराया नहीं था, बट न जाने क्यों इस लिटिल गर्ल की तरफ वो तो अट्रैक्ट होते ही जा रहा होता है। इवन कि उसके दिल में भी इसे लेके फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो गई थी। अगर वो माने या ना माने ये तो अलग बात है। अगले दिन शीची की क्लिनिक के बाहर ही एक लेडी पहुंची हुई थी कि जो मेरी बेटी थी बस एक दफ़ा आपकी क्लिनिक पे आई थी और वो पसंद करने लगी आपको। अब लव फ्लावर ढूंढने के चक्कर में वो खुद भी गायब हो गई है कि उसी के ज़रिए ही शायद कि वो आपके क्लोज जा पाती। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई है। आप तो इस सिटी के सबसे बड़े मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमें यकीन है कि अगर वो आपके पास नहीं है तो आप उसे ज़रूर ढूंढ के ला के देंगे। इसकी मॉम तो बहुत ही परेशान लग रही थी। उस लड़की का नाम था चू। अब इस सारी सिचुएशन का तो शिंग को भी मालूम हो गया था। अब यहाँ पे शीची सभी को तसल्लियाँ दे रहा होता है कि आप परेशान मत हो, मैं ज़रूर इस लड़की को ढूंढने की कोशिश करूँगा, जैसे ही मिलेगी ज़रूर मैं आपके घर पे इसे भिजवा दूँगा। ये सुनते ही अब सारे लोग तो वहाँ से चले जाते हैं। ये तो आज मैंग फैमिली से उस वांटिंग लोटस फ्लावर की बात करने के लिए आई थी कि बस जल्द अज जल्दी मैं आप लोगों को वो डिलीवर कर दूँगी, बस थोड़ा सा वेट करें। ये नहीं चाहती थी कि दोबारा से ही आके ये सारे लोग इसकी शॉप पे मैस फैला दे। आगे से शीची कह देता है कि ठीक है हम इतना तो वेट कर सकते हैं। यहाँ पे अचानक ही नोट करता है कि गू पैरासाइट्स इस लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। शायद कि ये कोई ऐसा सेंट यूज़ करती है कि जिसकी वजह से ही ऐसा हो। उसने एक बहाने से फ़ौरन से ही एक को पैरासाइट तो पकड़ ही ली थी। इसके बाद इसे कह रहा होता है कि डोंट वरी, तुम जब भी फ्री हो हमें वो सारे फ्लावर्स डिलीवर कर देना। ये अब खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है कि चलो मेरा एक काम तो ख़त्म हो गया। इसके जाने के बाद ही अब फ़ौरन से ही शीची अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि इस लड़की के बारे में ज़रा पता तो करवाओ कि ये कौन है। अब ये गो पैरासाइट को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट कर सकती है, या पता नहीं कौन सी ये फ्रेगरेंस यूज़ करती है कि जिसकी वजह से ऐसा हुआ। इसे तो हर हाल में मालूम करना ही था। वो गुमशुदा लड़की चू इसी ने ही पकड़ के रखी होती है अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। वो तो इसके प्यार में पागल हो चुकी थी, उससे जो भी काम करवाता वो तो फ़ौरन से ही करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन शिंग सुबह ही सुबह यांग के घर पे ही आतंकी होती है। बहुत सारे रोमांटिक नॉवेल्स लिए फिर रही थी कि जब ये पढ़ेगा ना तो ज़रूर उसके दिल में फीलिंग्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। हो सकता है वो मुझे पसंद भी करने लगे, उसका ट्रू लव ही मेरा कर्ज ख़त्म कर सकता है। ये सब कुछ यहाँ पे सेट करने के बाद ही सीधा उसके लिए खाना बनाने के लिए चली जाती है। अब जैसे ये उठ के आया था तो रोमांटिक नॉवल पढ़ के तो यहाँ पे इसकी आँखें फटे की फटी रह जाती हैं कि ये सब कुछ किसने अरेंज किया। इसे तो सारा किया धरा शिंग का ही लग रहा था। उसे आवाज़ देता है कि तुम इधर क्या कर रही हो। ये तो पहले तो शाय फील करती है।
हम जब पूछ लेते हैं कि ये रोमांटिक नॉवेल्स यहाँ पे रखने की क्या ज़रूरत थी, और ऊपर से तुम मेरे घर में घुसी तो घुसी भी कैसे, ये कह देती है कि मैं जानती हूँ कि आप में बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है। सो उन्हें डिवेलप करने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। बाकी घर में आने की बात, वो तो मेरे लिए बहुत ईजी था। उसे अभी के अभी यहाँ से चले जाने को बोल रहा होता है, बट ना, इसने जो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करके रखा हुआ था कि आप ये खाएंगे तो तभी मैं यहाँ से जाऊँगी, और वैसे भी आप, मुझे पता है कि मुझे मरते हुए नहीं देखेंगे, ऐसी बात है ना। वो तो साफ मना कर देता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम्हारी डील मंजूर नहीं है, अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। अब इसने जो एप्रन पहना हुआ था उसके ऊपर ही फेंक के फ़ौरन से ही साइड पे, अब वही एप्रन को देखकर ये स्माइल करने लगा था कि वैसे ये लड़की भी ना कितनी ज़्यादा क्रेजी है। शिंग तो उसे कोसते हुए घर से ही बाहर निकल आती है कि बहुत ही डेवल है ये तो। इधर से जाते हुए छूकी नज़र पड़ गई थी, जो कि फ्लावर्स को ही देखते देखते कहीं पहुंच आई होती है यहाँ पे। अब ये तो उसे पहचान जाती है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम कहाँ चली गई थी। ये मैडम होती हैं कि इसमें पता नहीं कौन सा घोस्ट गुस्सा हुआ होता है, उसे ही कहने लगी थी कि ये तुम्हारा फेस ना काफ़ी ज़्यादा प्रीटी है, तो मुझे अपना फेस दे दो, तभी तो शिची मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल जो हो। ये घबरा जाती है कि ओह नो, अब मैं क्या करूँ, इससे कैसे छुटकारा हासिल कर पाऊँ। अब ये जैसे ही ट्रबल में होती है तो इशारा वगैरह मिल जाता है हमारे हीरो को। वो अब की बार फिर से इसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ गया था। हालांकि इसकी जो कम्युनिटी होती है जी क्लैन, वो धूप में नहीं निकलती है, क्योंकि इसकी वजह से ये काफ़ी हॉट फील करते हैं, इनकी बॉडी भी जलने लगती है। खुद को कवर करके ही आया था, और जो मैडम को ही अच्छा खासा सबक भी सिखा देता है। अब बस जैसे ही वो इसे यहाँ पे कोई भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है, इसने फ़ौरन से ही शिंग की हेल्प कर दी थी। अब अचानक ही छाता नीचे गिरने की वजह से इसकी बॉडी भी जलने ही लग गई थी। शिंग को तो टेंशन होने लगी थी कि इसे क्या हो गया। वो फ़ौरन से इसे घर पे लेके आती है एंड बैथटब में ही इसने उसे बिठा दिया था। उसे तो पूरी कोशिश करती है कि ये काम डाउन हो जाए। वो इसका हाथ पकड़ के पीछे कर देता है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये भी कहने लगती है कि आपने मेरी आज कितनी ज़्यादा मदद की है, मेरी जान भी बचाई है, तो मैं आपके लिए इतना तो कर सकती हूँ। और इसे कूल करने के लिए फ़ौरन से किस भी करने लग गई थी। अब तो यांग भी अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता, वो बैक इसे किस करने लगा था, और इनके बीच जो ये फिजिकल कांटेक्ट हो रहा होता है उसके बलबूते पे नेक रोज फ्लावर तो ब्लूम करने लगा था, लेकिन अभी भी उसे चंद दिन और लगने थे। यांग ने भी नोट कर लिया था कि वो जो लड़की थी छू, उसके नेल्स तो बिल्कुल चुड़ैलों के जैसे थे, इसलिए इसकी कमर पे कुछ निशान लग गए होते हैं। वो इसे उठा के साइड पे बिठा देते हैं एंड देन जो कि इसे चोट लगी हुई थी उस पर मेडिसिन भी अप्लाई करने लगा था। एक तरह से तो वो इसकी अभी से ही केयर करना शुरू कर देता है। इसका ये गेस्चर तो शिंग को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा था कि शायद हो सकता है कि ये मुझे पसंद करने लगा हो। अब ये भी कहने लगी थी कि वो जो लड़की थी छू, क्यों ना हम उसकी बॉडी को जाके देखें कि आखिर को उससे हुआ क्या है। जैसे उसे देखने के लिए बाहर आते हैं तो वो वहाँ से गायब थी। अब क्या मर गई या जिंदा है, इसके बारे में तो इन्हें खुद भी अंदाज़ा नहीं होता। शिंग तो बहुत ज़्यादा ही घबराई हुई होती है कि अगर वो लड़की फिर से आके मुझ पर अटैक कर दे तो मैं क्या करूँगी। क्या आज की रात मैं आपके घर पे स्टे कर सकती हूँ, प्लीज़ मना मत कीजिएगा। वो भी मान ही जाता है क्योंकि ये बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी। इसे घर पे लाने के बाद ही बोल देता है कि वैसे मेरे पास एक्स्ट्रा रूम नहीं है, तुम काउच पे सो सकती हो। ये कह देती है कि नहीं, मैं तो बेड पे ही सोऊंगी, आप काउच पे सो जाना। अब जैसे वो गुस्से से इसे देखता है तो फिर फ़ौरन से कह देती है कि ठीक है मैं ही काउच पे सो जाऊँगी। खैर चलो, इसने मुझे अपने घर में रहने की इजाज़त दी है, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। अब रात के वक्त ही शीची अपने मास्टर को मिलने के लिए आ गया था। एक दफ़ा यांग ने शीची की फैमिली की जान बचाई थी, उसके बाद ही वो लोग तो इसके इतने एहसानमंद होके रह गए थे कि इनकी फैमिली का एक न एक मेंबर ज़रूर यांग को सर्व किया करता है। वैसे ही अब की बारी शीची की थी। शीची ऊपर से तो ऐसे शो करवाता है कि जैसे कि वो अपने मास्टर से काफ़ी ज़्यादा लव करता है। जो भी काम वगैरह करवाने होते हैं यांग अब पब्लिक के सामने नहीं जाता है कि वो क्या सोचेंगे कि मेरी एज होती नहीं है, कि मुझे डर नहीं ना लग जाए। इसलिए जो भी कुछ करवाना होता है या चैरिटी वगैरह देनी होती है तो वो बस शीची को ही दे देता है और ये उसका काम ख़त्म कर लेता है। इसलिए तो इसे शीची के करतूतों के बारे में भी नहीं पता है कि इसकी बैग के पीछे आखिर को ये करता क्या फिर रहा है। मन में तो उसे इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और वो अपना बदला ही यांग से लेना चाहता है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जब इसकी गर्लफ्रेंड क्रिटिकल कंडीशन में थी।
इसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब यांग की उसकी मदद मांगने के लिए आया था कि प्लीज़ इसे ठीक कर दे, बट वो भी क्या करता, उसे ठीक नहीं कर सकता था। इसलिए इसने उसे एक्सक्यूज़ कर लिया था और तभी से इसके दिल में तो अपने मास्टर को ही लेके हेट बढ़ गया था कि इसने मेरी गर्लफ्रेंड को नहीं बचाया, अब देखना कि मैं इसके साथ क्या करता हूँ। पहला मिशन तो इसका था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को होश में लाऊंगा और दूसरा ये कि यांग मास्टर से भी फिर मैं बाद में निमट लूँगा। अब यांग तो होता ही इतना पावरफुल है कि उससे दुश्मनी पालना फ़िलहाल तो शिची के बस की बात नहीं थी कि मीन कि वो इस पे अटैक करता या फिर कोई भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। अगले दिन शिंग की आँख खुलती है तो वो देखती है कि कैसे ये अपने बेड पे सो रहा है और यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा इसे हैंडसम लग रहा था। अब अपने हाथों को ना पता नहीं क्या इसे कंट्रोल नहीं कर पाती है, उसकी बॉडी को टच करने लगी थी और इतने में ही यांग की आंख खुल जाती है। वो इसका हाथ पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो रही है कि हम दोनों एक हो जाए, तो आज की रात ही ना तैयार रहना तुम। ये सब कुछ देखते ही शिंग की तो हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो जाती है और वो एक्सक्यूज़ करके वहाँ से भाग गई थी। अब नेक्स्ट सीन में ही हमें दिखाया जाता है कि यांग के भाई एंड एक लड़की जिंग की एंट्री इनके घर पे हो गई होती है और वो आते ही पूछ रही थी कि ये लड़की कौन है जिसने कि आपने घर में स्टे करवाया हुआ है। वेल उन्हें तो शिंग का आना अपने घर पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, ये इतने अरसे बाद ही घर लौटे थे। अब उन्हें ये इंट्रोड्यूस करवाने लगा था कि ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है और हम दोनों काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं एक दूसरे से। शेंग इसका छोटा भाई कह देता है कि मुझे तो नहीं पता चला कि कभी भी आप किसी लड़की को पसंद करने लगे हों, और वैसे भी ये सब कुछ हुआ कैसे, आपको इससे लव कैसे हुआ। तो वो बता देते हैं कि ये लड़की मुझे पहली नज़र में ही काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगी थी। अब इसे अपनी भी परवाह नहीं होती है, कैसे दूसरों की मदद कर देती है, बस यही बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। अब वैसे भी लव कोई पूछ के थोड़ी ना होता है, बस मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। अब यही सब कुछ कहने के बाद ही वो इसका हाथ पकड़ता हुआ साइड पे, अब ये दोबारा से मन में खुश हो रही होती है कि जो अभी अभी आप बात कर रहे थे क्या सच थी, क्या वाकई में आप मुझे पसंद करने लगे हैं। ये कह देता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो मैं सब कुछ झूठ बोल रहा था, और वैसे भी उन्हें शक नहीं होना चाहिए कि हमारे बीच कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये कि वो जो फ्लावर है कि कैसे तुम्हारा ब्लड चाहिए उसके लिए, इस बारे में तो बिल्कुल भी जिंग और शेंग को मत बताना, समझी तुम। ये अब बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर गई थी कि क्या सच में ये जस्ट मेरा यूज़ कर रहा था, मीन कि इसके दिल में मुझे लेके कोई भी फीलिंग्स नहीं है। अगर ये हॉट ना होता ना कि घर पे रहने के लिए जाती, अपनी इस पर्सनैलिटी का गलत इस्तेमाल कर रहा है ये। यहाँ से वापसी पे ही शेंग आ जाता है कि मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारा मेरे भाई से क्या रिलेशनशिप है। ये मन में सोच रही होती है कि नहीं, जैसा कि मुझे यांग ने बोला था कि इन्हें फ्लावर के बारे में नहीं बताना है, तो इसलिए झूठ बोल देती है कि मैं वाकई में उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हें तो मुझे सिस्टर इन लॉ कहना चाहिए। ये सुन के तो वो एकदम शॉक्ड रह जाता है कि कैसी बातें कर रही हो तुम। ये तो उसे अपने साथ ही ड्रिंक पे इनवाइट कर लेती है। नेक्स्ट सीन में इन दोनों को तो बहुत ज़्यादा ही टून दिखाया जाता है। शेंग की हालत ख़राब हो गई थी, वो इधर ही बेहोश। अर्शिंग उसे देख के सोच रही होती है कि वैसे तुम्हारी शक्ल भी अपने भाई से कितनी मिलती जुलती है। अब इतनी ज़्यादा टुन हो गई होती है कि इसे इस वक्त शेंग की जगह पे यांग ही नज़र आ रहा था। इससे पहले कि उसे हाथ लगाती तभी पीछे से यांग आके इसे रोक देता है और अपने भाई को उठाता हुआ साइड पे। शिंग तो यांग को फॉलो करते करते उसके रूम में ही पहुंच आई होती है कि क्या सच में आज जो दोपहर के वक्त आपने बातें की थी, अब वाकई में मुझसे लव करते हैं ना, वो सब कुछ झूठ नहीं था, ऐसी बात है। ये तो अब उसे पकड़ के अपने बेड पे बिठा लेते हैं एंड देन किस भी करने लगा था। अब इससे तो साफ पता चल रहा होता है कि वो इसे पसंद करता है, बस ये बात एडमिट नहीं कर रहा है। सुबह शीची जैसे ही यांग को विजिट करने के लिए आया था तो वो इसके घर में से आती हुई आवाज़ें सुनता है। शेंग तो यांग के रूम के बाहर ही आके ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहा था कि शिंग बाहर निकलो। अब ये सब कुछ सुन के इसे अंदाज़ा तो हो ही चुका होता है कि चलो मास्टर की भी बेरंग लाइफ में अब कोई ना कोई तो रौनक भरी गई है। अब इतनी आसानी से तो शेंग यहाँ से नहीं जाने वाला था। जैसे ये डोर ओपन करती है वो इसका हाथ पकड़ के अभी के अभी अपने घर से निकल जाने को ही बोलने लगा था। अब इसे डिफेंड करने के लिए यांग की एंट्री होती है कि ये क्या कर रहे हो तुम, वैसे भी ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, अगर ये हमारे घर पे नहीं रहेगी तो इसने कहाँ पे रहना है। तो पीछे से ही खड़े होकर उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ाने लगी थी कि देखो अब से तुम्हारा भाई मेरा है, सो इस पर मेरा ही हक बनता है। शेंग के जाते ही ये पूछ लेती है कि वैसे रात को हमारे बीच कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था। वो आगे से कोई भी खास रिस्पॉन्स नहीं देता है। इस बात का इस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था
ये तो मन में यही सोच के खुश हो रही होती है कि आज सुबह जब मैं उठी थी तो मेरी ड्रेस चेंज थी, ज़रूर यंग नहीं की होनी है। अब जिस तरह के वो मेरी केयर कर रहा है, सो मेरा काम भी तो बनता है कि जो उसने मुझे ऑर्डर दिया हुआ है वो कंप्लीट करूं। नेक रोज़ को नरिश करने के लिए, उसे अपना ब्लड देने के लिए पहुंच आई होती है। अब यहाँ पे जो कि यंग कब से ही ड्रिंक किए जा रहा था, उसके हार्ट में पेन होने लगता है, क्योंकि ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसे दिए जा रही होती है, लेकिन वो ब्लूम नहीं कर रहा था। इसे हैरानगी तो होती है कि ये क्या, पहले तो काफ़ी ज़्यादा इसकी पत्तियाँ ब्लूम करने लगी थी, अब अचानक इसे क्या हो गया। अब इससे पहले कि मज़ीद यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी करती, यंग आके इसे रोक देते हैं। अब इसे ये तो नहीं पता होता कि ये तो एक्चुअली में नेक्रोस नहीं बल्कि हमारे हीरो का हार्ट ही है। अब वो आइंदा के बाद इसे ऐसी हरकतें ना ही करने को बोलने लगा, ताकि कल को कुछ हो जाता है तो फिर पता नहीं क्या बनेगा। नेक्स्ट सीन में ही ये तो अब मेंशन में ही पहुंच आई होती है। इसे कोई बात करनी थी शिची से। यहीं पे कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनती है, जो कि एक लव फ्लावर को ही लेके डिस्कशन कर रहे थे कि हमने सुना है कि वो लव फ्लावर अगर कोई भी लड़की अपने पार्टनर को देगी तो वो हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे और उनके बीच लव भी बढ़ेगा। ये सुन के इसे आइडिया आता है कि क्यों ना वो वाला लव फ्लावर माउंटेन्स में से मैं जाके यंग को दूँ, इस तरह तो उसके दिल में ज़रूर मुझे लेके फीलिंग्स डेवलप हो ही जाएंगी। आज ही लिंक की बर्थडे थी और ये उसे बर्थडे विश करने के लिए आई क्या होता है। खैर हालांकि वो मर चुकी होती है, लेकिन फिर भी ये बात तो इधर शीची एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होता कि मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन ज़रूर तुम जिंदा हो जाओगी। दूसरी तरफ ही हमें यंग को दिखाया जाता है। उसे भी अंदाज़ा था कि आज लिंक की बर्थडे है और शीची कितना ज़्यादा उदास होना है। अब तो भी पास्ट के मेमोरीज में भी खो जाता है कि कैसे मैंग फैमिली ने इसे ही सौंप दिया था शीची को कि आज से यही आपको सर्व करेगा। तब से शीची ने इसे अपना मास्टर मान लिया था और कुछ मार्शल आर्ट्स वगैरह स्किल्स भी इसे सिखाने को बोला था, जो कि इसने सिखा दी थी कि चलो कल को खुद को प्रोटेक्ट तो कर पाएगा। इसने खुद से मिलने के लिए शीची को भी बुलाया ही होता है। यही कह रहा होता है कि वैसे हम फेट को चेंज नहीं कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया, अब तुम उन सारी चीज़ों पे गिव अप करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। लेकिन ये तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला होता है। इसे तो यही याद होता है कि कैसे मैंने इनकी मिन्नतें की थी और इन्होंने मेरी ही वाइफ को बचाने से मना कर दिया था। ये बात तो मैं ज़िंदगी भर कभी भी नहीं भूलूंगा। अब जैसे शीची वहाँ से गया था, पीछे से इसे घर पे एक लेटर मिलता है, जो कि कोई जंगल के बीचों बीच इसे मिलने के लिए बुला रहा था। अब हालांकि उसके ऊपर नेम मेंशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे यंग को तो बिल्कुल अंदाज़ा हो जाता है कि ये किया धरा किसी और का नहीं बल्कि शिंग का ही होना है। शिंग भी अब जंगल में पहुँच आई होती है कि बस आज के दिन ही वो लव फ्लावर मुझे मिल जाए, वो तो मैंने यंग को पकड़ा देना है। खैर जो मैं लेटर लिख के आई थी उसके ऊपर तो मैंने अपना नेम लिखा ही नहीं, कि उसे पता चल जाएगा कि वो मैंने लिखा हुआ था। अभी कुछ आवाज़ों को सुन के डर भी रही होती है और इससे पहले कि मज़ीद यहाँ पे किसी भी ट्रबल में पड़ती, तभी यंग आ जाता है। उसे देख के इसका चेहरा तो खिल उठा था कि मुझे यकीन था कि आप ज़रूर आएंगे। अब वो इसका हाथ पकड़ते हुए माउंटेन्स वाली साइड पे आती है। अब वहाँ पे इन्हें एक छोटा सा गार्डन दिखता है। ये भी हैरान थी कि वैसे इधर तो आता कोई नहीं है, तो ये गार्डन किसने बनाया है। ये एक्चुअली में शीची का ही गार्डन था, जो कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी ज़माने में गिफ्ट किया था। यहाँ पे दोनों ही आके कुछ फ्लावर्स वगैरह भी उगाते थे। इधर तो इस कुछ फ्लावर्स ऐसे भी पड़े हुए थे जो कि इसने मैंग फैमिली को दिए थे। अब इसे तो अंदाज़ा नहीं होता है कि इसका ऑनर कोई और नहीं बल्कि शीची है। हैरान तो हो रही होती है कि ये सारी चीज़ें इधर क्या कर रही हैं, कहीं इन सब के पीछे शीची का हाथ तो नहीं। लव फ्लावर तो इन्हें कोई नज़र नहीं आया था, बट हाँ गू पैरासाइट्स इन पे ज़रूर अटैक कर देती है, क्योंकि वो तो शिंग की तरफ अट्रैक्ट जो हो जाती हैं। अब फ़ौरन से ये तो शुक्र है कि यंग के पास सुपर पावर्स थी, एक तरह से तो उनके हमले को इसने रोक दिया था। बट अचानक ही इसकी फिंगर पे एक गू पैरासाइट ने काट लिया होता है, जिसके बाद ये पॉइजन होने की वजह से ये बेहोश हो गई थी। अब वो इसका पॉइजन ही निकालने लगा था, क्योंकि वो कभी भी इसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता था। वो सारी लड़कियां जो कि लव फ्लावर की तलाश में माउंटेन्स पे भी जाया करती थी, उन सबको ही बांध के रखा होता है शीची ने, क्योंकि इन्हीं का ही यूज़ करके वो कुछ ऐसी मेडिसिन तैयार कर रहा था कि अगर वो मैं अपनी वाइफ को दूंगा तो वो ज़रूर ज़िंदा हो जाएगी। बट अभी तक इसका कोई भी एक्सपेरिमेंट पास नहीं हुआ था।
अचानक ही यांग की नज़र एक टोकन पे पड़ती है जिसके ऊपर मैंग लिखा हुआ था। अब तो इसे पक्का पक्का अंदाज़ा हो जाता है कि कहीं इस सब के पीछे शिची का हाथ तो नहीं है, वही मैंग फैमिली से बिलोंग करता है। फिलहाल तो शिंग को होश नहीं आया था, वो इसे घर पे लेके आ गया होता है और सारी रात ही बैठ के इसकी केयर ही करता रहता है कि बस एक दफ़ा इसे होश आ जाए। खैर उसे सुलाने के बाद ये सीधा शीची को मिलने के लिए बुलाता है और ये टोकन दिखा के पूछने लगा था कि ये तुम्हारा ही है ना, मुझे पता है कि तुम्हारी ही फैमिली ये आर्ट क्राफ्ट्स वगैरह करती है। वैसे भी ये जो सीक्रेट गार्डन है और जो लड़कियां लव फ्लावर लेने के लिए जाती हैं और वो गायब हो चुकी हैं, उस सब के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है। अगर तुम्हारा नहीं है तो ज़रूर तुम्हारी फैमिली में से किसी और बंदे का हाथ होगा। ये तो साफ मना कर देता है कि नहीं, हाँ मैं मानता हूँ कि ये टोकन मेरा है, लेकिन मैंने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की है। अब एक तरह से तो वो भी इसकी बातों पे ऊपर ऊपर से यकीन कर लेता है, लेकिन अब मन में इसके भी डाउट पैदा हो गया था कि ये जितना इनोसेंट नज़र आता है, कहीं शीची भी अब शातिर तो नहीं बन चुका। यहाँ से जाते जाते ही शीची की नज़र शिंग पे पड़ जाती है। अब तो इसे पक्का पक्का यकीन हो गया था कि ओह, यांग जो कि इतना बदल गया, उसकी ज़िंदगी में जो लड़की आई है जिसकी कि वो बहुत ज़्यादा केयर करता है, तो वो कोई और नहीं बल्कि शिंग ही है। चलो अब मैं इसे मज़ा चखाऊंगा कि लव का पेन कैसा होता है। फिर ये भी इसे मालूम हो गया था असिस्टेंट के थ्रू कि जिस यान मेडन की इसे तलाश है वो कोई और नहीं बल्कि जिंग ही है। अब बस उसी के थ्रू ही ये सिर्फ अपनी वाइफ को जिंदा कर सकता था। इसके हाथ पे जो चोट लगी होती है अभी तक ठीक नहीं हुई थी। फ़ौरन से ही अगले दिन शीची इसके लिए मेडिसिन लेके पहुंचा होता है और इसे उसके लिए इतनी केयर करते हुए देख के इधर हमारे हीरो को तो बहुत ज़्यादा ही जेलिसी हो रही होती है। बस शीची का थोड़ा सा लिहाज कर लेता है, इसलिए कुछ भी मज़ीद नहीं कहता। अब जैसे ही वो शेंग को वाइन गिफ्ट करते हैं कि मैं आपके लिए लेके आया था, शेंग ने तो साफ लेने से मना कर दिया था। जब से उसने ड्रिंक की थी शिंग के साथ मिलके, तब से ही उसने तो क्विट कर दिया था कि आइंदा के बाद मैंने कोई भी वाइन नहीं पीनी है। आज फर्स्ट टाइम ही शेंग ने इसका गिफ्ट लेने से मना किया था। इसी बात की तो सबसे ज़्यादा हैरानगी हो रही होती है इसे कि अचानक इन फैमिली को हो क्या गया। शेंग को उदास देख के फौरन से पीछे से शिंग आ जाती है और यही पूछने लगी थी कि वो जो मुझे अभी अभी शीची ने मेडिसिन दी थी, कहीं आप जेलिस तो फील नहीं कर रहे हैं। वो तो बिल्कुल भी शो नहीं करवाता कि जैसे कि मुझे इन सारी बातों से कोई भी फ़र्क ना पड़ा हो, लेकिन इसके फेस के एक्सप्रेशन से तो साफ लग रहा होता है कि इस पर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। ब्रेकफास्ट तो सारी फैमिली का ये खुद बना लिया करती है, लेकिन जिंग जिंग और शेंग ने इसका खाना खाने से मना कर दिया था। अब ये भी कह रहे होते हैं कि जितना जल्दी हो सकता है ना हमारी फैमिली से बाहर निकल जाओ। ये भी आगे से उन्हें चिढ़ा ही रही होती है, जैसे कि इनकी सारी बातों के इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता हो कि आप चाहे जो भी कर लो। जैंग ने अगर मुझे यहाँ पे रहने की इजाज़त दे दी है तो मुझे आप लोगों की बातों को सुनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब ये सारी बातें तो जैंग भी सुन चुका था। अब इससे पूछ लेता है कि तुम्हें इधर रहने में मुश्किल तो हो रही होगी, बट ये मना कर देती है कि बिल्कुल भी नहीं। पहले तो मैं बहुत ही लोनली फील करती थी, कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिससे कि मैं बात कर पाती, बट जब से आप लोग मेरी लाइफ में आए हो खूब रौनक लग गई है। कम से कम चलो कोई तो है जिससे कि मैं बात कर लेती हूँ। ये अब जैसे ही उससे प्रॉमिस लेना चाहती थी कि क्या आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहेंगे, वो तो आगे से इसे डांट देता है। ये सब कुछ सुन के इसका तो दिल ही दुख गया था कि वाकई में मुझे ही मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि ये मेरी केयर करने लगा है, शायद कि इसके दिल में भी मुझे लेके कुछ होगा, बट नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर ये मुझे पसंद नहीं करता है तो मुझे भी यहाँ पे रहने की क्या ज़रूरत। और बस ऐसे ही गुस्सा करते हुए वहाँ से चली ही गई थी। असिस्टेंट तो शीची के पास आके यही बोल रहा होता है कि वैसे ही आपको अब मज़ीद वेट नहीं करना चाहिए, नैनचिंग है भी इधर ही, उसे बुला के लाते हैं, अपने जो भी कुछ करना है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लें। आप नहीं चाहते हैं कि जल्द से जल्दी आपकी वाइफ जिंदा हो जाए। ये भी सोचने ही लगा था कि हाँ बिल्कुल मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन बस मुझे एक सही वक्त का इंतज़ार है। उसके लिए आसानी से तो यांग अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे हवाले नहीं करेगा, अब उससे भी तो निपटना ही है। ये तो अब कोई ऐसा आइडिया सोच रहा होता है कि बस किसी को पता भी ना चले और आसानी से मैं अपना काम भी ख़त्म कर लूँ। ख़ास तौर पे कि यांग को तो बिल्कुल भी मालूम नहीं होना चाहिए। इसे घर पे बैठे हुए देख के ऊपर से जिंग आ जाती है, यही कह रही थी कि मैं जानती हूँ कि तुम पैसों की खातिर ही यांग के इतने क्लोज जा रही हो, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। कुछ मनी भी उसे देती ही है कि बस हमेशा हमेशा के लिए इस सिटी को छोड़ के चली जाओ।
खैर इसकी बातों में कहाँ आने वाली थी शिंग, वो भी आगे से इसकी टक्कर का जवाब देती है कि ये पैसे मेरे लिए काफ़ी नहीं हैं, जो कि पैसे मुझे यांग से मिलते हैं वो तो इससे काफ़ी ज़्यादा है, सो मैं क्यों तुम्हारी ऑफ़र एक्सेप्ट करूं। ये सुन के अब जिंग जिंग को तो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ठीक है, अगर तुम इतनी आसानी से यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर देख रहा मैं तुम्हारे साथ अब क्या करती हूँ। रात को बेचारी ड्रिंक करके जा रही थी तो उसने कुछ गुंडों का अरेंज करके इसे यहाँ से भगाने के लिए भेज दिया होता है। अब तो ये बहुत ज़्यादा ही डर गई थी कि ओ नो, यांग को भी नहीं पता है कि मैं किधर हूँ, अब मैं इनसे कैसे अपनी जान छुड़ाऊँगी, मेरा तो कोई है ही नहीं। बेचारी बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती है। इसकी आवाज़ें तो इधर जो कि शिची के साथ जा रहा था यांग ने सुन ली होती हैं और वो फ़ौरन से ही उसकी मदद करने के लिए पहुंच आया था। इन गुंडों को तो मार के उसने भगा दिया होता है। अब जैसे ही इसे नीचे गिरा हुआ देख के हाथ आगे बढ़ाता है, तब तक इसके हाथ देने से पहले ही वो तो शिची का हाथ पकड़ के उठ खड़ी हुई थी। इसे तो काफ़ी ज़्यादा जेलिसी होती है। अब इसे गुस्सा आ रहा था कि मुझे उन्हीं गुंडों के थ्रू पता चला था कि यहाँ से भगाने के पीछे ये जिंग का हाथ है। आप मुझसे इतना ज़्यादा हेट करते हैं, ज़रूर जिंग जिंग के साथ मिलके ही इस सिटी से मुझे बाहर भिजवाने के लिए ही आपने ये सारी चाल चली होगी ना। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपके दिल में मुझे लेके कोई फीलिंग्स नहीं है, बट आप मेरे साथ ऐसा करने का कैसे सोच सकते हैं। आइंदा के बाद मैं तो आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। और बस ऐसे ही इमोशनल होती हुई फिर वहाँ से जाने ही लगी थी, तभी शिची बोल पड़ता है कि जैसा तुम समझ रही हो ऐसी कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे जैसे ही तुम मुश्किल में थी, तुम्हारी आवाज़ें सुन के अब यही मुझे यहाँ पे लेके आया है, वरना हम कैसे आते तुम्हारी मदद करने के लिए। लेकिन ये तो शिची की बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करने वाली होती है। अब जैसे ही इसे जाते हुए देखता है, काफ़ी उदास भी हो गया था। यांग को अपसेट देख के तो इधर शिची मन ही मन में खुश हो रहा होता है कि जितनी ज़्यादा तुम्हें पेन होगी ना, तुम्हें अंदाज़ा होगा कि लव क्या होता है। अब तुम्हें पता चलेगा कि तब मैं किस सिचुएशन से गुजरा था और मेरी हेल्प तो आपने की ही नहीं थी। अब इसे अंदाज़ा तो हो गया था कि आज जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ था उसके पीछे जिंग जिंग का ही हाथ था। उसे खुद से मिलने के लिए बुलाता है और उसकी शामत तो इसके हाथों आई ही होती है। इसने अच्छी खासी क्लास जिंग की ले ली थी कि मैं मानता हूँ कि तुम उससे हेट करती हो, बट किसी की ज़िंदगी के साथ खेलना कौन सी अच्छी बात होती है। आइंदा के बाद अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो फिर देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करता हूँ, समझी तुम। जी, तो और ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था कि ये क्या बात हुई। अब मैं इतना अरसे से इसके साथ रह रही थी और ये मेरी बजाय सिर्फ शिंग की ही साइड क्यों ले रहे हैं। अब जैसे अपने रूम में आती है तो वहाँ पे इसे शिची का लेटर पड़ा हुआ मिलता है। अब इसे जो भी बात करना चाहता था ये अगले ही दिन उसकी क्लिनिक पे आ गई होती है। पहले तो ये जो कि एक स्नो वाइट क्रीम होती है उसे गिफ्ट कर देता है कि मैंने ये तुम्हारे लिए स्पेशल प्रिपेयर की है। इसके बाद रात को जो इसने शिंग के साथ किया था उसका भी जिक्र छेड़ देता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें पता है यांग कितना ज़्यादा भड़क गया था। इसे तो इन सारी बातों की कोई भी परवाह नहीं थी, ऊपर से इसे भी डांट देती है कि आइंदा के बाद ना अपने काम से काम रखा करो, दूसरे के मामलात में इंटरफेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम तो इतने प्रधानमंत्री बने फिरते हो, अभी तक तो अपनी उस जो वाइफ है उसे तो होश में ला नहीं सके। अब ये सब कुछ कहते हुए वो तो वहाँ से चली गई थी। उसके जाने के बाद ही शिची के फेस पे इविल सी स्माइल दिखाई जाती है। अब इसने वो वाली क्रीम इसे कौन सी दी थी या उसका क्या असर होने वाला था वो तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। फिलहाल तो इसके दिमाग में यही शैतानी आइडिया आया था कि ऐसे तो मैं शिंग को अपने काबू में नहीं ला सकता हूँ, मुझे उसके लिए किसी न किसी का तो यूज़ करना ही पड़ेगा। सो इसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जिंग का ही ख्याल आया था कि वो उससे हेट करती है तो ज़रूर जो मैं इसे करने को बोलूँगा ये वही करेगी। शिंग यांग से डिसअपॉइंट होके उसके फ्लावर को भी देखने के लिए आ गई थी और मन में ये भी सोच रही होती है कि वैसे मरना इतना भी मुश्किल नहीं है। इसकी मौत का वक्त दिन ब दिन करीब भी आता जा रहा था। अचानक इसकी तबीयत बिगड़ जाती है। अब ये मुसीबत में थी और ये वाला सिग्नल हमारे हीरो को ना मिलता, ऐसे कैसे हो सकता था। इससे पहले कि ये नीचे गिरती यांग आके इसे पकड़ लेता है। अब सिर्फ और सिर्फ यांग ही इसे मौत से बचा सकता था। दोनों इंटीमेट हो गए थे। अब जब जब भी वो इसके क्लोज आता है या इसकी ज़्यादा केयर करता है तभी इसका नेक्रोज और ज़्यादा ब्लूम करने लग जाता है। अब जैसे अपने मास्टर के पास आके आजकल जिन सिचुएशन से गुजर रहा था उस बारे में बताता है तो मास्टर तो यही कह रहे होते हैं कि तुम्हें ना आज तक गलत ही लगता आया था, जैसे कि यैन मेडन के ब्लड से ही तुम्हारा ये फ्लावर ब्लूम करता है। ऐसी कोई बात नहीं है, जितना डीपली तुम लव करोगे
उतने ही तुम ज़्यादा मौत के करीब होते जाओगे। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही बिलोंग करती हैं। ये सुन के तो जैंग एकदम शॉक्ड रह गया था। तभी तो ये सोचता है कि मैं कहूँ कि मेरी सुपर पावर्स भी दिन ब दिन कम क्यों होती जा रही हैं। इसकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल इंसानों के जैसी ही बनती जा रही थी। तभी तो इसकी लाइफ भी अब कम होने लगी थी। अगले दिन जैसे इसकी आँख खुलती है तो पूछ लेती है कि वैसे तो आप मुझसे लव नहीं करते हैं, तो कल मुझे बचाने का आखिर को आपका क्या मकसद बनता था। ये आगे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। वो इसका घर छोड़ के ही चली गई थी कि मुझे आपसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना है। उसे जाते हुए देख के पीछे से अब ये भी इमोशनल हो जाता है कि मैं क्या करूं, अपने लव की कन्फेशन तुमसे कैसे करूं। अगर फ़र्ज़ करो हम शादी भी कर लें, कल को मैं मर गया तो पीछे से तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। मुझे यही सब कुछ करने के लिए ही तो ऐसे ही कोल्ड हार्टेड बनना पड़ रहा है, वरना बिल्कुल भी तुम्हें इस कंडीशन में ना छोड़ता। ये अब जैसे ही अपने घर पे पहुंचती है तो इसके पीछे पीछे शिची की भी एंट्री हो गई थी। वो अपने साथ गू पैरासाइट लिए फिर रहा होता है और उसका मिशन था ये गू पैरासाइट इसकी बॉडी में डालना, जिसमें कि वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाता है। और जो स्नो वाइट क्रीम उसने जिंग जिंग को दी थी वही इसे भी गिफ्ट कर देता है। ये देख के तो ये खुश हो गई थी और उसे बहुत ही थैंक यू बोल रही होती है कि आप मेरी कितनी चिंता करते हैं ना। अब उसे क्या पता कि ये उसकी कितनी चिंता करता है। ये तो बस उसकी बॉडी ही हासिल करना चाहता था। एक दफ़ा ये मुझे मिल जाए, मेरी वाइफ को तो होश आ जाना है। इधर शेंग आके यही कह रहे होते हैं कि वैसे आपकी वो स्वीट हार्ट नज़र नहीं आ रही है, मुझे बहुत भूख लगी है। उसने कहें कि जल्दी से मेरे लिए खाना बना दे। ये अब उसे लेने के लिए घर पे आ जाता है। शिंग तो इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी। ये उसे बार बार बोल रहा होता है कि देखो तुम ही हमें सबके लिए खाना बना के देती थी, अब वापस आ जाओ ना। अब जैसे उसकी नज़र पड़ी थी एक बॉक्स पे, वो भी वाइट स्नो क्रीमी थी। पूछ लेता है कि ये किसने दी है। अब ये बता देती है कि ये तो मुझे शिची ही गिफ्ट करके दिया था। ये फ़ौरन से उसे फेंक देता है कि तुम्हें ये यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जेलिस फील कर रहा होता है कि वो दिन ब दिन इसके क्लोज क्यों आता जा रहा है। और बाद में इससे डेथ के हवाले से भी बात करने लग गया था कि वैसे मरना इतना भी बैड नहीं है। जहाँ तक कि मुझे पता है कि लाइफ तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, उससे बेहतर ये नहीं है कि बंदा मर जाए। जैंग की ये थॉट सुन के शिंग तो एकदम सरप्राइज ही रह गई थी और ये भी कहने लगती है कि आपके लिए जीना सबसे ज़्यादा बोरिंग होगा बट मेरे लिए नहीं है। अगर आपने मेरे साथ वक्त बिता लिया ना तो मैं आपको बताऊंगी कि बंदा लाइफ को कैसे एंजॉय करता है। इसके साथ मिलके काफ़ी सारी गेम्स खेलती है। खैर इसके साथ होते हुए वो बहुत ही बेटर फील करने लगा था। तभी तो वो अब मौत से भी घबरा रहा होता है। नेक्रोस तो वो उगा बैठा था, लेकिन अब वो इसे छोड़ के नहीं जाना चाहता था। अब यहाँ पे इसके लिए खाना वगैरह भी बना देती है। ये तो बड़े प्यार से ही उसे देख रहा होता है। एंड नेक्स्ट इसे फायरवर्क्स दिखाने के लिए ये अपनी फेवरेट जगह पे आ गई थी। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अब मज़ीद अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता। उसने अपने लव की कन्फेशन इससे कर दी थी कि मैंने पहले झूठ बोल रहा था कि मेरे दिल में तुम्हें लेके कोई भी फीलिंग्स नहीं है। मैं अब हमेशा हमेशा ही तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करना चाहता हूँ। यही सब कुछ कहने के बाद ही वो इसे किस कर लेता है। अब इन दोनों को साथ में रोमांटिक होते हुए तो इधर ही शिची के असिस्टेंट ने भी देख लिया था। अब इसके बाद पहले ये उसे अपनी फेवरेट जगह पे लेके गई थी, अब वो उसे अपनी पसंदीदा जगह पे लेके आता है। जैंग आज तक किसी से भी इतना अटैच नहीं हुआ था जितना कि शिंग के साथ अपनी बातें शेयर कर लिया करता है। ये भी उससे पिंक की प्रॉमिस लेती है कि आइंदा के बाद आप कभी भी मुझे छोड़ने का नहीं कहेंगे ना, हम साथ में ही रहेंगे। वो भी कर लेता है प्रॉमिस। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। इधर असिस्टेंट आके बताता है कि कैसे फायरवर्क्स को देख के जैंग और शिंग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। ये सुन के अब इसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि कैसे शिची और लिंग अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश थे। लिंग की ज़िंदगी का तो एक बड़ा ड्रीम था और वो था डॉक्टर बनने का। एक तरह से उसने अपनी क्लिनिक भी ओपन की हुई थी। वो दूसरों की ज़िंदगियां बचा के जितना खुशी महसूस करती थी, इस बात को तो वो किसी के सामने शो भी नहीं करवा पाती थी। वेल देखो कैसे किस्मत का खेल के बहुत जल्दी उसकी डेथ हो गई, लेकिन अभी तक ये इन साहब ने उसकी बॉडी को संभाल के रखा होता है कि मैं एक दफ़ा फिर से उसे ज़िंदा करूँगा। अभी से क्या पता कि जो एक दफ़ा मर जाता है वो दोबारा अपनी हालत में कैसे वापस आ सकता है। यंग जैसे ही शिंग को घर पे लेके आता है तो पहलू से यही प्रॉमिस लेता है कि आइंदा के बाद तुम शिची से दूर रहोगी, समझी तुम। वो भी कह देती है कि आप जेलिस फील कर रहे हैं इसलिए ये बातें बोल रहे हैं ना, ऐसी बात है।
अब एडमिट कर लेता है कि हाँ बिल्कुल मैं उससे जेलिस फील करता हूँ। अब यही सब कुछ देखते देखते शेंग आ जाता है, जो कि यही कह रहा था कि देखो मैंने आपको इतनी दफ़ा मना किया था ना कि इस लड़की को घर पे नहीं लेके आना है, अब दोबारा से लेके आ गए। खैर इन सारी बातों को छोड़ के वो जिंग जिंग को डिस्कस करने लगे थे कि पता नहीं इतना टाइम हो गया वो अपने रूम से बाहर नहीं निकली है, ज़रूर उसके साथ कुछ ना कुछ तो चल रहा है। इधर ही रूम में हमें जिंग जिंग को दिखाया जाता है। स्नो वाइट क्रीम लगाने की वजह से इसके फेस पे तो सारे दाग धब्बे ही बन गए थे। ये काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा कर रही होती है कि मैं तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी शीची, तुमने जानबूझ के ये सब कुछ किया है ना। अब इसका फेस ख़राब होकर रह गया था तो ये अपने एक्टिंग वाले करियर को आगे कैसे लेके चल सकती थी। वैसे भी एक सुपरस्टार थी तो इसके लिए अपनी बॉडी एंड फेस को तो मेंटेन रखना ही था। रात को शिंग इससे पूछ रही होती है कि वैसे क्या मैं सोफ़ा पे सोऊं या कि बेड पे, तो ये कह देता है कि तुम्हारी मर्ज़ी है जहाँ भी सो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ वो चीज़ तो शेयर करनी ही पड़ेगी। और ये बोलते बोलते वो तो इसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गया था। यहाँ पे शिंग की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और बस दोनों ही एक दूसरे को किस भी करने लगे थे। अगले दिन शीची की दी हुई स्नो वाइट क्रीम जिंग ने आके वापस कर दी थी और बहुत ज़्यादा ही भड़की हुई लग रही होती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, जानबूझ के ही ये क्रीम मुझे दी थी ना ताकि मेरा ये हाल हो जाए और मैं तुम्हारी मिन्नतें करने के लिए आऊँ। अब जल्दी से मेरे इस फेस को ठीक करो। वो भी कह देते हैं कि हाँ ठीक है मेरे पास एंटीडोट तो है ही सही, अगर तुम्हें ये चाहिए तो जो मैं तुम्हें करने को बोलूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा, डील करोगी तो तभी, अगर तुम्हें अपना फेस वापस चाहिए है तो। अब ये सुन के सोचने लगी थी इसकी डील के हवाले से। फ़िलहाल तो उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। अब जाहिर सी बात है इसने तो उसे यही कहना था कि जाके मेरे लिए शिंग को मेरे सामने ही ला के रखो। खैर इसी के साथ ये सीन तो कट हो जाता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि शिंग अपनी फ्लावर शॉप को ही देखने के लिए पहुंच आई थी और साथ ही साथ यंग भी आया होता है। अचानक ही एक पॉट गिरने की वजह से इसके पाँव पे चोट लग गई थी। उसमें से खून बहता हुआ देख के तो यंग की आंखों में भी आंसू आ गए थे कि तुम्हें कितनी ज़्यादा मुश्किलात को फेस करना पड़ता है ना, जितनी कि वो इसकी केयर कर रहा था। इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि आज तक मैं लोनली लाइफ गुजारती आई, कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो कि मेरा ख्याल रखता। इवन कि बहुत यंग एज में मेरे मॉम डैड की भी डेथ हो गई थी, अकेले में ये सब कुछ सहती आई। चलो आज कोई तो है जो कि मेरा ख्याल रखने वाला है। बातों ही बातों में शिंग यांग से ये भी कह देती है कि मैं नेक्रोस फ्लावर देखना चाहती हूँ कि वो कितना ब्लूम कर रहा है, क्या आप मुझे लेके जाएंगे। सो ये भी फ़ौरन से ही पहुँच आया होता है। अब इस नेक्रोस के पीछे की क्या स्टोरी है फ़िलहाल तो यांग ने इसे बिल्कुल भी नहीं बताई होती है। ये भी नहीं कि बहुत जल्दी वो मरने वाला है, क्योंकि वो इसे दुखी नहीं देखना चाहता था। यांग ने वो फ्लावर उगा तो लिया था लेकिन अब पछता रहा होता है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, बस मैं अब हमेशा ही हैप्पी लाइफ गुजारना चाहता हूँ इसके साथ। लेकिन अब क्या करता, जो होना था वो तो हो गया। इसे स्नोफॉल देखने का शौक़ होता है तो अपने मैजिक से इसने इसके लिए एक बहुत ही बेस्ट सीन क्रिएट कर लिया था। दोनों रोमांटिक हो ही रहे होते हैं कि अचानक ही बर्फ़बारी होना बंद हो जाती है। ये दोबारा से ट्राई करता है कि स्नोफॉल हो जाए, बट अब की बार तो इसका मैजिक काम नहीं कर रहा होता। इस बारे में ही आके अपने मास्टर को बता देता है। वेल मास्टर तो यही कह रहे होते हैं कि दिन ब दिन तुम्हारी बॉडी वीक होती जा रही है, इवन कि जो पहले तुम्हारे पास सुपर नेचुरल पावर्स हुआ करती थी वो भी ख़त्म, एक नॉर्मल इंसान में बदलते जा रहे हो। मीन के जितना डीपली तुम शिंग से लव करने लग गए हो, बहुत जल्दी मुझे यकीन है कि वो फ्लावर भी ब्लूम करने लगेगा। उसकी बस अब थोड़ी सी पत्तियां रह गई थी जो कि ब्लूम होने वाली थी, इसके बाद तो तुम्हारी डेथ पक्की है। ये सुन के तो यंग काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं कि देखो लाइफ मुझे किस मोड़ पे लेके आके खड़ा हुई है। अब मैं जीना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास कोई भी चांस नहीं बचा है, मैं क्या करूँ। घर की जो भी सेटिंग वगैरह थी शिंग ने चेंज कर दी होती है और इसे भी कह रही होती है कि हर वक्त क्या आप डल डल कपड़े पहने फिर रहे होते हैं, क्यों ना मैं आपकी ड्रेस चेंज कर दूँ। ये सुनते ही वो इसका हाथ पकड़ लेता है एंड देन अपने क्लोज भी करने लगा था कि ठीक है अगर तुम मेरी ड्रेस चेंज करना चाहती हो तो अभी कर दो, बाद में क्या वेट करना। ये अब शर्माती हुई फ़ौरन से ही साइड पे चली गई थी। खाने की टेबल पे दोनों एक दूसरे को जैसे ही प्यार से देख रहे होते हैं, शेंग का जेलसी के मारे बुरा हाल, वो अपने ब्रदर को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता था। अब यही सारी बातें तो अच्छे से शिंग ने नोटिस कर ली होती हैं। वो अब इसे टीज़ करने के लिए जानबूझ के यंग की क्लोज आई जा रही होती है।
और बाद में उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ाती भी है। ये अब अपने भाई से ही नाराज़ होकर बैठ गया था कि कितनी दफ़ा कहा है ना कि वो उस लड़की को हमारे घर से निकाल दें, आप क्यों नहीं मान रहे हैं। इवन कि हमारे बीच वो पासर बाई लड़की आ गई है और आप उसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। यही गुस्सा करता हुआ फिर घर से ही चला जाता है। पीछे से ये सारी बातें तो शिंग ने सुन ली थी और आके पूछ रही होती है कि क्या मैं आपके लिए जस्ट पासर बाई हूँ। तो वो कह देता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझसे पूछो कि तुम मेरी लाइफ में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। इधर ही शीची साहब को भी दिखाया जाता है जो कि अपने पास्ट के मेमोरीज में ही फिर से खोया हुआ था। यही याद कर रहा होता है कि इसकी लिंग से मुलाकात कैसे हुई थी। इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि लिंग एक दफ़ा इसके गार्डन में से कुछ हर्ब्स वगैरह ही चोरी कर रही थी। अब जैसे ही शीची की नज़र पड़ी थी तो फ़ौरन से ही आके अपोलोजाइज भी कर देती है और जो उसने हर्ब्स वगैरह ली थी उसके बदले में भी पैसे उसने दे दिए थे। उसकी ये ऑनेस्ट पर्सनैलिटी को देख के ही शीची तो उससे लव करने लगा था और बाद में ही उसने इसे बुला के ये भी कहा था कि मैंने एक क्लिनिक अरेंज करवाया है, मैं जानता हूँ कि तुम डॉक्टर बनने का बड़ा ज़्यादा शौक़ है, दूसरों की लाइफ बचाना चाहती हो, इसलिए यहाँ पे रह के सबको सर्व करना। और बस इसी तरह से ही दोनों फिर एक दूसरे के क्लोज आते रहे। ये तो यही चाहता था कि लिंग हमेशा ही मेरी साइड पे रहे। अब इतनी जल्दी उसकी डेथ हो गई थी, यही बात तो शीची एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं था। घर पे आज तो शिंग काफ़ी अच्छे से रेडी हो गई होती है कि मैं यांग को सरप्राइज़ दूंगी। वैसे ही आज सुबह सुबह वो घर से चला गया था, शायद उसे कोई इम्पोर्टेंट काम होगा। वो घर पे आएगा तो मुझे देख के कितना ज़्यादा खुश होगा ना। अचानक ही डोर ओपन होता है और सामने वाले पर्सन को देख के तो इसकी स्माइल ही गायब हो गई थी। बाहर कोई और नहीं बल्कि शेंग ही होता है। उसे जैसे ही पता चला था कि नेक्रोस फ्लावर को उगाने में शिंग ने यांग की मदद की है, इसलिए उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है इस पे। जंगल के बीचों बीच ही आके छोड़ देता है कि अब ज़रा मुझे यहाँ से निकल के तो दिखाओ। ये इमोशनली हो गई थी कि मैं यहाँ पे कैसे सर्वाइव कर पाऊँगी, मुझे तो बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मालूम। जैसे ही यांग घर पे पहुंचता है तो सामने से उसकी नज़र तो बिल्कुल भी शिंग पे नहीं पड़ती है। उसे काफ़ी ज़्यादा तलाश करता है जहाँ पे कि वो जाया करती थी, बट उसका कोई आता पता नहीं मालूम होता इसे। अब इसका सारा का सारा शक अपने भाई पे जाता है। बस फिर क्या था, उसे बुला लेता है और यहाँ पे इसकी तो शामत आई ही होती है कि मुझे सच सच बताओ कि शिंग को तुमने कहाँ छुपा के रखा है। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं ये लिहाज नहीं करूँगा कि तुम मेरे छोटे भाई हो। वो कह देता है कि हाँ ठीक है, मैंने ही उसे जंगल में छोड़ा है, उसने भी आपके साथ कौन सा अच्छा किया है। अगर आपकी डेथ हो गई तो फिर मेरा क्या बनेगा, मैं तो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहना चाहता था। इसे तो इसकी बातों की कोई भी परवाह नहीं होती, फ़ौरन से ही मदद करने के लिए शिंग के पास ही आ चुका होता है। आज तो यांग को इस बात का ज़रूर एहसास हो गया था कि मैं शिंग के बगैर अब बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ। वो इसे अपनी प्लेस पे लेके आ चुका होता है और दोनों ही यहाँ पे रोमांटिक भी हो गए थे। अब इसे सोता हुआ देख के वो तो बड़े प्यार से ही देखने लगता है। अब इसे खोने का तो कभी वो सोच भी नहीं सकता था। इसके बाद ही सीधा पहुंचता है अपने फ्लावर के पास, उसे यहाँ से हटाने की भरपूर कोशिश करता है, बट ना, वो तो यहाँ से कहीं नहीं हिलने वाला था। दिन ब दिन तो यांग की तबीयत भी ख़राब भी हो रही होती है क्योंकि वो फ्लावर काफ़ी हद तक ब्लूम करने जो लगा था। अगले दिन शिंग के सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो इस बारे में यांग को बताती है। वो आगे से किस कर लेता है कि अब तो तुम्हारा दर्द ख़त्म हो गया होगा ना। इन दोनों को लवी डवी होते हुए देख के यहाँ पे नज़र पड़ी थी जिंग जिंग की। उसका जेलिसी के मारे बुरा हाल के इनसे तो मैं निमट के रहूँगी। इधर ही शेंग ने तो अब अपना ही घर छोड़ के जाने का फैसला कर लिया था कि आप तो मेरी कोई बात मानते नहीं हैं और ना ही मैं आपको अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख सकता हूँ। और बस यही कहता हुआ इमोशनल होके फिर अपने भाई को गुड बाय कह के वहाँ से चलता बनता है। उसके जाने के बाद ही यांग की कंडीशन फिर से ख़राब हो जाती है। अब जैसे ही शिंग को आते हुए देखता है तो फ़ौरन से ही अपने मुंह से आता हुआ ब्लड साफ़ कर लेता है कि उसे पता नहीं चलना चाहिए कि आजकल मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ। उसे अपने पीछे ख्याल रखने को ही बोलने लगा था कि मैं किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ तो घर से मत बाहर निकलना, ठीक है। वो भी कह देती है कि ठीक है, मैं नहीं निकलूँगी, बस आपके आने का ही वेट करूँगी। ये कहीं और नहीं शीची के पास ही पहुंचा हुआ था। कंडीशन ख़राब देख के जैसे ही वो अब इनका चेकअप करता है तो एकदम सरप्राइज ही रह गया था कि मास्टर का तो हार्ट है ही नहीं। सो इसका मतलब है कि वो जो नेक्रोज प्लांट वगैरह करते हैं, कहीं ऐसी बात तो नहीं है। अगर ऐसा ही है तो इसका मतलब है कि यांग बहुत जल्दी अब मेरे रास्ते से हट जाएगा। मुझे शिंग को यूज़ करने में तो आसानी हो जानी है।
इधर ही शिंग, अब यांग तो इधर नहीं था, उसी नेक्रोस फ्लावर को देखने के लिए आ जाती है कि देखो मेरे कमाल की वजह से ये कितना ज़्यादा ब्लूम करने लगा है। जब यांग वापस आएगा तो वो मुझसे कितना ज़्यादा खुश होगा ना। एक दिन अचानक ही से ख्याल आता है, इसने यांग को मारने का डिसाइड तो कर लिया था, बट जैसे ही उसको होश आता है तो फिर ये अपने इस प्लान पे गिव अप कर देता है कि कोई नहीं है, वैसे ही तो मरने वाला है। इस तरह से तो मेरे काम में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि ये खुद ही मर जाए तो बेहतर ही होगा। लेकिन चंद दिन के बाद ही मास्टर की तबीयत ठीक हो गई थी। यहाँ से जाते जाते अचानक ही इसकी नज़र लिंक की बॉडी पे भी पड़ गई थी। एकदम शॉक्ड रह जाता है कि अभी तक उन साहब ने इसकी बॉडी को संभाल के क्यों रखा हुआ है, कहीं मेरी पीठ के पीछे शीची कोई चाल तो नहीं चल रहा है। अगर ऐसी ही बात है तो मैं बिल्कुल भी उसे माफ़ नहीं करूँगा। यही देखते देखते ही ऊपर से शिची की भी एंट्री हो गई थी। ये इस बारे में उससे बात तो करता है। अब इसका बिहेवियर इतना चेंज हो गया होता है, यांग ने नोटिस कर लिया था। क्या यहाँ पे फिर भी इसे वार्न कर रहा होता है कि तुम चाहे जो भी करो लेकिन उससे शिंग का ताल्लुक नहीं होना चाहिए, समझे तुम। ये कहता हुआ सीधा ही शिंग के पास आ गया था। वो तो इतने दिनों बाद ही यांग को देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही होती है, जो कि गिफ्ट इसने पहले ही प्रिपेयर करके रखा हुआ था। इसे मौका नहीं मिला था शिंग को देने का, वो अब फाइनली उसे पकड़ा देता है। और ये देख के वो तो स्माइल ही करने लगी थी। ऐसे ये भी कह रही होती है कि जो स्वीट स्वीट सी बातें मेरे साथ करते हो, मुझसे प्रॉमिस करो कि मेरे अलावा किसी और लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखोगे। यांग की नज़र में तो सिर्फ और सिर्फ यही इम्पोर्टेंस थी, वो इसके अलावा भला किसी और लड़की के बारे में कैसे सोच सकता था। इन दोनों पे कोइंसिडेंटली जिंग की भी नज़र पड़ गई थी। अब तो उसका जलन के मारे और ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। उसने तो जो कि ऑफर दी थी शीची ने, उसी पे ही अब गौर फिक्र करने का डिसाइड कर लिया था। अगले ही दिन हमें दिखाया जाता है कि शीची पहले से ही इनकी वेडिंग का कोई गिफ्ट प्रिपेयर करके ही लेके आ गया था कि मास्टर मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन ज़रूर आप शिंग से शादी कर लेंगे, सो मेरे जो पहले ही मैंने प्रिपेयर किया है गिफ्ट ये एक्सेप्ट कर लें। लेकिन वो लेने से मना कर देता है कि तुम इसे वापस ले जाओ। बट वो कहाँ लेके जाने वाला था कि ये मेरी भाभी के लिए ही एक गिफ्ट है, सो मैं लेके नहीं जा सकता हूँ। इतने में ही ऊपर से शिंग की भी एंट्री हो जाती है। अब जैसे ही वो देखना चाहती थी कि ये क्या लेके आया, तभी यांग बोल देता है कि अभी हम कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं, सो इसलिए यहाँ से चली जाओ। उसके जाने के बाद ही अब शीची भी इनसे एक्सक्यूज़ करता हुआ वहाँ से चलता बनता है। इसे भी होने तो लगा था डाउट कि कहीं जो मैं हरकतें करता फिर रहा हूँ उसके बारे में मास्टर को मालूम तो नहीं हो गया। खैर अगर हो भी जाए तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसे उदास बैठा हुआ देख के पीछे से शिंग भी आ जाती है कि शीची आपसे क्या कहने के लिए आया था, ये कौन सा गिफ्ट है। वो तो कह देता है कि ये जो कुछ भी है तुम इससे दूर रहना, इसे टच करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो भी कह देती है कि ठीक है आप जैसा करने को बोलोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। यांग अभी तक नहीं उठा होता, बस इसी तरह ही जिंग को मौका मिल गया था। वो आके इसकी हेल्प मांग रही होती है कि शिंग क्या मेरे साथ क्लिनिक पे चलोगी। अब ये भोली भाली से उसके कहने में आई गई थी। जैसे ही क्लिनिक पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे शीची के ही आदमी ने इसे पकड़ लिया होता है। अब जो कि ये प्लान कर रहे थे कि शिंग को कैसे इधर लेके आना है, इस सारी मामलात के बारे में शिंग को तो खबर हो ही गई थी कि मैं जैसा कि इसे समझ रही थी कि ये बहुत ही इनोसेंट है, बट ऐसी तो कोई भी बात नहीं थी। सारे ही शातिर हैं यहाँ पे। गुस्सा भी कर रही होती है कि अगर यांग को पता चला कि तुम लोगों ने मुझे बांध के रखा हुआ है तो देख लेना वो तुम लोगों का क्या हशर करते हैं। खैर शीची तो यही चाहता था कि देखता हूँ कि वो तुम्हें बचाने के लिए आता है कि नहीं आता है। फिलहाल तो जो ये बार बार कह रही होती है कि तुमने तो मुझे कहा था कि मेरे फेस को ठीक करने के लिए कोई एंटीडोट दे दोगे तो जल्दी से निकालो, वो देने से मना कर रहा होता है कि मैंने तो तुमसे झूठ बोला था। बाकी जो उसने अपना काम निकलवाना था वो तो पूरा हो गया होता है। ये भी कह देती है कि ठीक है अगर तुमने यहाँ पे अपने ही चाल में मुझे अशिंग को फंसा लिया तो मैं इस बारे में जाके यांग को बता देती हूँ। इससे पहले कि वो उसे कुछ भी बताने के लिए जाती, पीछे से शीची ने उस पर अटैक कर दिया था। ये बेचारी फिलहाल तो उसके अटैक की ताब ना लाते हुए यहीं पे बेहोश हो गई थी। शिंग तो बहुत ही कंफ्यूज होकर रह गई होती है कि आखिर को तुम करना क्या चाहते हो। दूसरी तरफ यांग की आंख खुल गई थी अपने पास शिंग को ना देख के एकदम हैरान कि वो सुबह ही सुबह किधर चली गई है। शीची ने शिंग को अपनी वाइफ से भी इंट्रोड्यूस करवा दिया होता है। ये तो बहुत ही घबरा गई थी कि कैसे शीची ने अपनी वाइफ की बॉडी को अभी तक संभाल के रखा हुआ है, आखिर को ये करना क्या चाहता है। अब सारी बात का इसने उसे बता दिया था कि आखिर को ये यांग से क्यों हेट करता है।
कैसे एक इंसिडेंट की वजह से इसकी वाइफ कितनी ज़्यादा बीमार हो गई थी। वो यांग की मदद मांगने के लिए गया था बट उसने मना कर दिया था। हालांकि यांग के पास तो सुपर पावर्स भी थी, फिर भी हमारी यांग फैमिली उसे कितना ज़्यादा ही सपोर्ट करती आई है, उसे सर्व भी करती आई, बट उसे ये ख्याल ना आया कि कम से कम उसके बदले में एहसान चुकाने की खातिर ही वो मेरी वाइफ को ठीक तो कर सकता था। मैंने एक ही चीज़ मांगी थी बट उसने मना कर दिया। तब से ही मेरे दिल में उसे लेके हेट बढ़ गया और मैंने उसे अपना रिवेंज लेने का फ़ैसला कर लिया कि जिससे भी वो लव करेगा मैं उसे छीन के रहूँगा। उसे समझाने की कोशिश करती है कि हर बात के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, वो उसे नहीं बचा सकता था तो इसी वजह से ही उसने तुम्हें ना की होनी है, वरना मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा पर्सन है। ये तो साफ मना कर होता है कि बिल्कुल भी नहीं, उसने जानबूझ कर ही ऐसा किया होना है। खैर, इसने जो कि गू पैरासाइट इसकी बॉडी में घुसाई हुई थी वो निकल के लिंक की बॉडी में ही चली जाती है, जिसकी वजह से इसकी आंखें एक दफ़ा तो खुल गई थी बट अचानक की तबीयत बिगड़ने की वजह से फिर से उसकी आइज़ क्लोज हो जाती हैं। अब ये सब कुछ देखते हुए शिंग दोबारा से ही उससे बात करने की कोशिश करती है कि जैसे तैसे करके ये मान जाए। ये भी कह रही होती है कि मुझे तुम्हारे थ्रू ही पता चला है कि कैसे ये डॉक्टर बनना चाहती थी और दूसरों की लाइफ बचाना तो इसका मिशन था। अगर इसे पता चला कि इसे जगाने के लिए तुमने कितनी ज़िंदगियों को बर्बाद किया है तो ये फिर कैसा फील करेगी। तुमसे तो बिल्कुल भी इसने लव नहीं करना है और वैसे भी एक गू पैरासाइट इसकी बॉडी को कंट्रोल कर रही है, कल को न जाने क्या हो जाता है। मौत और ज़िंदगी तो बस फेट ही है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तुम जितनी ट्राइयाँ कर रहे हो बट कुछ भी नहीं होगा। ये तो फ़ौरन से उसे चुप रहने को बोल देता है कि मैंने तुमसे कोई भी मशवरा नहीं मांगा है, मैं भी जानता हूँ कि क्या सही कर रहा हूँ और क्या गलत कर रहा हूँ, समझी तुम। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लिंग ही है और मैं देख रहा तुम्हारी आंखों के सामने ही इसे होश में लाऊंगा। और तभी ये असिस्टेंट आके इसे बताता है कि यांग शिंग को देखते देखते ही मेंशन में आ चुके हैं। ये भी अब मन में सोचने लगा था कि ठीक है, अगर आता है तो आता रहे, मैं भी उसे आज अच्छा खासा सबक सिखा दूंगा। उसी की वजह से ही मेरी वाइफ की ये हालत हुई है। यांग ने अभी मेंशन में कदम रखे ही थे कि सामने से उसकी नज़र जिंग पे पड़ती है जो कि मरने के दहाने पे ही थी। कैसे मुझे शीची ने यूज़ किया है शिंग को यहाँ लाने के लिए और वो उसी की वजह से ही अब अपनी वाइफ को ज़िंदा भी करना चाहता है। जितना जल्दी हो सकता है आप उसकी जान बचा लें। और ये कहते कहते इसकी यहीं पे ही सांसें बंद हो गई थी। और ये देख के यांग तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि जिंग तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो। वो बिल्कुल इसे अपनी छोटी बहनों की तरह ही ट्रीट करता था। यही सब कुछ देखते देखते ही शीची की एंट्री हो जाती है कि अब फील हो रहा है ना कि किसी अपने को खोने से कैसा दुख होता है। मुझे भी बिल्कुल वैसे ही हुआ था जब मेरी लाइफ से लिंक गई थी और तब तुमने मेरी कोई भी मदद नहीं की थी। ये सुन के यांग तो यही कह रहा होता है कि देखो ऐसे ही खामखा में तुमने अपने दिल में मुझे लेके दुश्मनी पाल के रखी है। अगर मेरे बस में होता तो मैं ज़रूर तब लिंक की मदद करता, मैं ऐसे थोड़ी ही ना उसकी जान ले सकता था। लेकिन देखो तुम इस बात को समझने की कोशिश तो करो कि भला मैं उसे नुकसान पहुंचाने का कैसे सोच सकता था। लेकिन ना, ये साहब तो नहीं मानने वाले होते। अब ये तो उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि जल्दी से तुम ना शिंग को आज़ाद कर दो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो फिर ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती की है। शीची इतनी आसानी से तो नहीं बताने वाला था कि उसने कहाँ पे बांध के रखा हुआ है शिंग को। अब फिर जैसे ही रिक्वेस्टें करता है कि प्लीज़ मुझे बता दो, उसे कुछ भी मत करना, इसके बाद तुम मुझे जो भी करने को बोलोगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। अब की बार फिर इसे बता देता है कि किस जगह पे उसने उसे छुपा के रखा हुआ है। यांग फ़ौरन से उसे देखता हुआ आ गया था। यहाँ पे तो इसकी खुद की कंडीशन भी ख़राब भी हो रही होती है क्योंकि बहुत जल्दी ये मरने वाला था। ये देख के शिंग को तो अपने से ज़्यादा इसकी चिंता हो रही होती है कि आपको क्या हुआ है, आपकी इतनी ज़्यादा कंडीशन किसने ख़राब की है। ये सारी बातें सुनते सुनते ऊपर से शीची की भी एंट्री हो गई थी। वो तो यही कह रहा होता है कि मास्टर आपने शिंग को बताया नहीं है कि एक्चुअली में नेक्रोस फ्लावर आपने क्यों प्लांट किया था। चलो कोई नहीं है, आपने नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे शिंग को मालूम हो जाता है कि कैसे अपने हार्ट से ही यैन क्लैन के लोग एक नेक्रोस फ्लावर प्लांट करते हैं ताकि जैसे जैसे वो ब्लूम करेगा उसके बाद ही उनकी डेथ हो जाएगी। अब जितना वो डीपली किसी लड़की को पसंद करेंगे या कि जितना किसी से लव करेंगे, बस उतना ही ज़्यादा जल्दी वो अपनी मौत के क्लोज जाते जाएंगे। इन सारी बातों से ही तो शिंग बेखबर होती है। अब अपने पाँव पे वो खुद ही कुल्हाड़ी मार चुकी थी क्योंकि उसको ब्लूम करने में उसने काफ़ी हद तक की यांग की मदद जो की थी।
यांग तो शीची को चुप रहने को ही बोलने लगा था, बट वो कहाँ मानने वाला होता है, उल्टा यांग पे ही अटैक कर देते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप भी हमारी तरह नॉर्मल इंसान ही बन गए हो, मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते हो। यांग को खुद से ज़्यादा शिंग की ही चिंता होती है कि इसे कुछ भी मत कहना। अब वैसे भी उसकी डेथ का भी टाइम आ गया था। इधर इसे भी कह रहा होता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, अब मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। अब सामने से शीची भी अपनी तलवार निकाल लेता है कि हाँ बिल्कुल, जैसे कि मेरी ट्रेजिक एंडिंग हुई थी, मैं आपकी भी बिल्कुल वैसी सी ही चाहता हूँ। आपको भी पता चले ना कि किसी अपने को खोने से कितनी ज़्यादा पेन को बर्दाश्त करना पड़ता है। यहीं पे उसने जैंग पे अटैक कर दिया था। खैर जैंग भी वैसे तो मरने वाला था, खुद के जाने से पहले ही वो भी इसे अपने साथ ही लेके जाने वाला होता है। अब वो वाली तलवार सीधी उसने इसके सीने में घोंप दी थी, जिसके बाद ही इधर ही इन सब की तो डेथ हो जाती है। अब लिंग को तो ये जिंदा नहीं कर पाया था, लेकिन हाँ अब जरूर खुद लिंग के पास पहुंच गया होता है। अब थोड़ी बहुत जो कि जैंग के पास सुपर पावर्स बची थी, उसने शिंग को इन जंजीरों से आज़ाद कर दिया था। और बस यहीं पे इसकी कंडीशन ख़राब। अब जैसा कि वो फ्लावर ब्लूम करने लगा था, इसके बाद ये बहुत ही गहरी नींद में चला जाता है। अब इसे देखने के लिए तो इसका छोटा भाई भी आ चुका था। शेंग तो इसे यही कह रहा होता है कि मैंने वैसे काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी तो हैं, मुझे लगता है कि ये ज़िंदा हो सकता है। अब जैसे तैसे करके जो भी उपाय निकालना है तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। अब वो इसे ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हुआ, खुद से तो यंग की ये हालत उसे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो इमोशनल होकर वहाँ से साइड पे ही चलता बनता है। पीछे से शिंग तो यही कहने लगी थी यांग से कि आप फिक्र मत करें, मैं ज़रूर कोई ना कोई हल तलाश कर लूँगी कि आपको कैसे जगाना है। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद ही उसी फ्लावर के पास आके बहुत सारी बुक्स वगैरह भी पढ़ने की ट्राई करती है कि मुझे कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन मिल जाएगा। बहुत सारी ट्राइयाँ और पढ़ने के बाद भी इसे कोई भी हल नज़र नहीं आ रहा था। अब ये तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन यहाँ पे शिंग हार बिल्कुल नहीं मानने वाली थी। एक दिन ऐसे ही नेक्रोस के पास बुक्स पढ़ते पढ़ते जैसे ही सो गई होती है, तो वहीं पे अचानक ही मास्टर की भी एंट्री हो गई थी, जो कि शिंग के पास एक बुक रख के वहाँ से गायब भी हो गए थे। अब जैसे इस बुक को रीड करती है, इसे पता चल गया था कि अगर मैं अपने हार्ट को इस नेक्रोस फ्लावर के साथ शेयर करूंगी तो तभी जाके यांग जागेगा। खैर अब उसके बगैर तो ये जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, इसलिए फौरन से अपने हार्ट को उसने शेयर कर दिया था और घर की तरफ दौड़ लगा देती है। और दूसरी तरफ ही हमें घर पे दिखाया जाता है कि यांग फाइनली जाग गया था और उसे ही आने का वेट होता है कि कब यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए पहुँचती है शिंग, और न जाने वो कहाँ चली गई। शिंग भी भागते भागते उधर पहुँच आई थी और उसे देखते ही फौरन से हक कर लेती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया था। इनके इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ही हमारे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइज, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखना।